हमारे देश में शादी और प्यार पर बॉलीवुड की बड़ी छाप है। लेकिन असल ज़िंदगी सुनहरे पर्दे की कहानियों से बहुत अलग होती है। कई बार राम और रावण अलग अलग नहीं होते, बल्कि वक्त और हालात के साथ एक ही व्यक्ति किरदार बदलता रहता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। दोस्तों, बेहया कहानी है सिया और यश की कामयाब और खूबसूरत ज़िंदगी की। यह कहानी है रूढ़िवादी सोच से उपजे शक और बंधनों की। तो आइए सुनते हैं विनीता अस्थाना जी का लिखा खूबसूरत उपन्यास बेहया का भाग 1। छत के उस नाचते हुए पंखे पर उसकी निगाहों का सूनापन टिक गया था। मैं क्या सिर्फ एक शरीर भर हूँ? मैं बस शरीर भर तो नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, एक दिल जिसकी कुछ चाहते हैं, एक दिमाग जिसकी अपनी सोच है। क्या ये वाकई मुझे प्यार करता है, या इसे सिर्फ सेक्स चाहिए? उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, सिवाय अपने ऊपर एक और शरीर के बोझ के। वह उसके जुनून और शिद्दत को ज़रा भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसकी निगाहें अब उस लड़के के चेहरे पर जम गई थीं। वह उसके होठ चूमने ही वाला था कि अचानक उसने अपना चेहरा घुमा लिया और सवाल किया, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? क्या? वह भौचक्का था। मैंने पूछा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नाम्या ने फिर से अपना सवाल दोहराया। इस बार आवाज़ थोड़ी तेज थी। ऐसे वक्त पर उठे इस अटपटे सवाल से उसका बॉयफ्रेंड चौंक गया। उसने एक झटके में जवाब दिया, बेशक मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो प्यार मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा? नामिया उसके जवाब से कन्विंस नहीं हुई। मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हें और क्या महसूस करा रहा हूँ? तुम्हें हुआ क्या है? बॉयफ्रेंड अब खिसियाने लगा था। मेरा मतलब ये नहीं है। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर बोल नहीं पाई। ये मेरा प्यार ही तो है मेरी जान, उसने प्यार शब्द पर जोर देते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है कि यही तुम्हारा प्यार है, लेकिन मैं सेक्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। नाम्या ने सिरे से नकार दिया। भगवान के लिए सेक्स मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान। पता नहीं तुम मेरी भावनाओं को समझ क्यों नहीं पा रही हो। वह कुछ समझाने की कोशिश में था, पर समझा नहीं पा रहा था। कुछ भी, इसे जल्दी खत्म करो, मुझे जाना है, नाम्या ने बेरुखी से कहा। बॉयफ्रेंड का उत्साह खत्म हो चुका था। नाम्या उलझन में वहाँ से निकली। उसे पहले ही दफ्तर पहुँचने में देर हो चुकी थी। अपने डिपार्टमेंट में घुसते ही उसने किसी मनोरोगी की तरह चीखना शुरू कर दिया। क्या बकवास है! औरतें क्या सिर्फ एक जिस्म होती हैं? अजीब परिभाषा है ये प्यार की। एक मर्द के लिए प्यार में सिर्फ जिस्मानी प्यार ही मायने रखता है क्या? उसने तेजी से दरवाज़ा बंद किया और मेज पर अपना बैग पटक दिया। वह इतने गुस्से में थी कि यह भी नहीं देख पाई कि उसके कैबिन में मीरा के अलावा उसकी बॉस भी मौजूद थी। तुम एक मर्द से और उम्मीद भी क्या रखती हो? सिया ने ठंडे लहजे में पूछा। ओह मैम, माफ़ कीजिएगा, मैंने देखा ही नहीं कि आप भी यहाँ हैं। नामिया वहाँ पर सिया को देखकर दंग रह गई। कोई बात नहीं बेटा, परेशानी को मन में मत रखो, तुम बता सकती हो। सिया ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई और उसे एक गिलास पानी दिया। जी, मेरा मतलब है कि हाथों में हाथ लेकर देर तक यूं ही बैठे रहना, आंखों में आंखें डालकर गाने सुनना और बाहों में झूमना, कॉफ़ी पीते हुए किताबों और कविताओं पर बातें करना, बिना किसी प्लान के अचानक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाना, बारिश में नाचना, कितना कुछ है ना प्यार में। नाम्या ने प्यार भरे रिश्ते की अपनी परिभाषा बताई। हाँ, ये तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं? प्यार दरअसल इन्हीं खूबसूरत चीज़ों से शुरू होकर आखिर में बिस्तर पर जाकर ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है। मर्द शायद बंजारों जैसे होते हैं, एकमात्र तरीका जिसके जरिए वे अपनी भावनाएं, प्यार, जुनून और मर्दानगी सब साबित कर सकते हैं, वह है सेक्स। यही उनके लिए प्यार साबित करने का भी जरिया होता है। प्यार में जब तक बिस्तर नहीं आता, तब तक वो सारी प्यारी और खूबसूरत यादें बनती हैं जो तुमने अभी बताई। पर जैसे ही जिस्मानी रिश्ते शुरू हो जाते हैं, तो बाकी सब बातें पीछे छूट जाती हैं, क्योंकि आदमियों के लिए ज़्यादा मायने यही रखता है कि वो अपना जुनून और प्यार सबसे इफ़ेक्टिवली कैसे महसूस करवा सकते हैं। ज़्यादातर आदमियों के लिए प्यार की यही परिभाषा है। सिया ने सीधे सपाट शब्दों में अपनी बात समझाई। आपका मतलब है जैसे ही रिलेशनशिप में सेक्स शुरू होता है, एक साथ वक्त बिताने के बाकी तरीके गायब हो जाते हैं? प्यार भी?
युवा एग्जीक्यूटिव नाम्या ने सवाल उठाया। देखो, प्यार निस्वार्थ होता है, जबकि रिश्ते निभाए जाने के मोहताज होते हैं। रिश्ते निभाने के लिए जिम्मेदारियां उठानी ही पड़ती हैं, उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है, अपने और दूजे दोनों के ही हिस्से की जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है। ऐसे में वो प्यार जिसकी हमें तलाश रहती है, इन्हीं सब बातों में कहीं दब जाता है। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? सिया ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए पूछा। 24 साल, उसने उत्तर दिया। ओके, प्यार दरअसल गायब नहीं होता, बस फीका पड़ जाता है। तुम्हें शायद ये बात 34 की उम्र तक समझ में आए। तब तक जिंदगी का आनंद लो, हर पल को भरपूर जियो। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर कहा, अब अपने ईमेल देखो, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। फटाफट लिखना शुरू करो। लाइफस्टाइल पोर्टल के लिए केवल आज ही का दिन बचा है। नाम्या को काम याद दिलाते हुए सिया उस कैबिन से चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली, मीरा ने टिप्पणी की, कितनी घमंडी औरत है। कौन? सिया मैम? ऐसा क्यों कह रही हो? अब उन्होंने क्या कर दिया? पहले से ही परेशान नाम्या ने पूछा। उसकी मुस्कान और झप्पी पर फिदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब उसका जहर है। मीरा हाथों से सांप का फन बनाते हुए बोली। तुम कुछ नहीं जानती इस औरत के बारे में। वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरी औरतों से जिस्म फरोशी करवाती है। कितनी मासूम लड़कियों को इसने वैश्या बना दिया है। तुम बचकर रहना, उसने नाम्या को चेतावनी देते हुए समझाया। तुम और तुम्हारी ये सोच, बस यही समस्या है मीरा। किसी कामकाजी औरत के सफल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर या फिर आकर्षण का इस्तेमाल किया हो। हम लोग भी तो नौकरी करते हैं और मुझे यकीन है कि लोग हमारे बारे में भी बकवास करते होंगे। तो क्या उनकी बातें हमारे चरित्र का प्रमाण पत्र हैं? और जहाँ तक रही मैम की बात, वो एक बहुत अनुभवी और अपने दम पर अपनी पहचान बनाने वाली महिला हैं। नाम्या को मीरा की बातें बहुत बेतुकी लग रही थी। ओह, तुम और तुम्हारी आदर्श मैडम। जिस औरत की ज़िंदगी में सब कुछ सपने जैसा खूबसूरत हो, उसे भला काम करने की क्या ज़रूरत? फिर जिसकी शादी एक अरबपति से हुई हो, उसका रहन सहन भी बड़ा हाई फाई है। इतना बड़ा बंगला है उसका, वो भी अमृता शेरगिल मार्ग पर। जानती हो, बंगला, न कि कोई अपार्टमेंट या पेंट हाउस। बोलते हुए मीरा की आंखें हैरत से बड़ी हो गई थीं। उसने कहा, सोचो कितना ज़्यादा अमीर होगा वो आदमी। सिया की हर ज़रूरत के लिए नौकर चाकर हैं, क्या नहीं है उसके पास? कभी ध्यान दिया है, उसका तो स्कार्फ और पेन तक बड़े बड़े ब्रांड का होता है। हर ज़रूरत के लिए सभी लग्जरी ब्रांड है। विदेशों में छुट्टियां मनाती है, मशहूर हस्तियों के साथ पार्टी करती है, और ये सब उसके उस पति की बदौलत जो उसे इतनी आज़ादी देता है। उस पर सिया का बोर और सिंपल पहनावा देखा है, क्या ये दिखावा नहीं है? और उस पर एक मिडिल क्लास औरत की तरह पैसा कमाने के लिए नौकरी करती है। ऐसा क्यों? मीरा ने सिया की नीयत पर सवाल उठाया। ये कैसा तर्क है? बकवास, नामिया ने झल्लाकर बोला। अरे, उसे काम करने की क्या ज़रूरत है? उसे अपना वक्त ही बिताना है तो किसी एनजीओ से जुड़ जाए या अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाए। नौकरी ही क्यों? हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमें अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। पर उसे क्या चाहिए नौकरी से? मीरा की आलोचना का सिलसिला जारी था। वाह, ये कौन सी बात हुई? वह पढ़ी लिखी हैं। हर औरत अपने पति की दौलत पर ऐश करे, ये ज़रूरी तो नहीं। वह खुद एक समृद्ध महिला हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। और क्या नौकरी की ज़रूरत की बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है क्या प्रोफाइल है उनकी? इस कंपनी को इंडिया में उन्होंने जमाया है, पूरे दक्षिण और पूर्वी एशिया को हेड करती हैं। वो कोई यूं ही छोटा मोटा काम नहीं कर रही हैं। उनकी अपनी एक शख्सियत है जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर इस इंडस्ट्री में उन्होंने खुद से बनाई है। मुझे पता नहीं तुम्हारी उनसे क्या खुन्नस है मीरा, या तो तुम्हारी सोच गिरी हुई है या तुम्हें उनसे जलन है। कभी मत भूलना कि तुम उनकी ही कंपनी में काम करती हो और तुम्हें तनख्वाह भी वही देती हैं। नाम्या ने थोड़ा कड़े शब्दों में मीरा को समझाने की कोशिश की। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वो तुम्हें ज़्यादा पैसे इसलिए तो देती हैं ताकि तुम उस चुड़ैल की वकालत करो। मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें हमारे बीच इसलिए रखा है ताकि वो हम पर जासूसी कर सके कि हम क्या बातें करते हैं। मीरा ने भड़क कर जवाब दिया। सुनो मेरी बात, उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन क्या बात करता है। वह दूसरों की ज़िंदगी में ताक झाँक करके इस पोजीशन पर नहीं पहुंची हैं।
वह हमेशा कहती हैं कि दूसरों के बारे में वही बात करते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। महान लोग नए विचारों पर बात करते हैं, नाम्या ने तपक कर जवाब दिया। ओह, ऐसा है क्या? और तुम एक अच्छे बच्चे की तरह उसकी हर बात को मान भी लेती हो? मीरा ने चिढ़कर बोला। मीरा, तुम्हें एक मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। तुम्हारी जैसी औरतें ही नौकरी पेशा औरतों की दुश्मन होती हैं। केवल बकवास करो और अफवाहें उड़ाओ, काम का माहौल ख़राब करो और नेगेटिविटी फैलाओ। जाओ, थोड़ी सांस ले लो। दोनों के बीच बहस गर्म होती जा रही थी, लेकिन इन सबसे दूर सिया कांच के सामने खड़ी बाहर हो रही बारिश को निहार रही थी। वह कॉफ़ी पीते हुए कुछ देर पहले नाम्या के साथ हुई बातचीत को याद कर मुस्कुरा रही थी। प्यार और प्यार के रिश्ते, इन युवा लोगों को प्यार शब्द कितना लुभावना लगता है, मगर प्यार दर्दनाक होता है। कुछ समय बाद यह जीवन से सब कुछ छीन लेता है। वह खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण थी। सिया अपने आप पर मुस्कुरा दी। उसका मन अतीत में गोते खाने लगा। सिया बेंचमार्क कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में कंट्री हेड की पोजीशन पर थी। यह बहुराष्ट्रीय कंपनी कंटेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती थी। वह इस कंपनी के भीतर साउथ ईस्ट एशिया के सर्वोच्च पद पर थी। सिया को एक बेहद प्रभावशाली महिला के तौर पर जाना जाता था, जिसके तार मीडिया, राजनीति और कॉरपोरेट घरानों से जुड़े हुए थे। उसका जीवन और उसकी कामयाबी लोगों के लिए एक मिसाल थी। लोग उसकी जैसी जिंदगी पाने के सपने देखते थे। सिया एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। उसका शुरुआती जीवन बहुत ही अनुशासन में बीता था। उसके परिवार से उसे स्वस्थ और सुसंस्कृत परवरिश मिली थी। उसके माता पिता दोनों ही नौकरी पेशा थे। वह अपने भाई बहनों के साथ दादा दादी के संरक्षण में बड़ी हुई थी। सिया की दादी एक धार्मिक महिला थी, जबकि उसके दादा एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी थे। बचपन से उसे ऐसा माहौल दिया गया था जहां भावनाओं की अहमियत पैसे से कहीं ज़्यादा थी। हालांकि उसका परिवार संपन्न था, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि उनके बच्चे भौतिकता में खुशियां न ढूंढें, बल्कि इंसानियत और रिश्तों का सम्मान करें। सिया में भी यही संस्कार और मूल्य कूट कूट कर भरे थे। उसने हमेशा अपने घर में देवी देवताओं और राजाओं की प्रेरणादायक कहानियां सुनी थीं। उसकी नींव भी यही थी, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, कैसे त्याग से जीवन को बेहतर बनाते हैं। उसके बचपन की यादें ही उसकी सबसे सुहावनी यादें थीं। सिया अभी भी अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी कि उसका मोबाइल बजने लगा। दूसरी ओर उसका अरबपति हस्बैंड यशवर्धन राठौर था। हेलो सिया, मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, 7 बजे तक घर पहुंच जाना। लेकिन क्या? मुझे एक दोस्त से मिलना है। उसकी शादी टूटी है और उसे सहारे की ज़रूरत होगी। तुम्हें घर आना पसंद क्यों नहीं है? ऑफिस के बाद सिर्फ घर ही होना चाहिए ना? हाँ, लेकिन वो एक तलाकशुदा औरत है। ऐसे लोगों से तुम्हें संबंध नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों का जीवन पर खराब असर पड़ता है। ठीक है। सिया ने ठंडी सांस ली। सिया ट्रेनिंग पर एक नई परियोजना शुरू करने वाली थी। उसकी रिपोर्ट पढ़ते हुए भी उसका मन अतीत में ही उलझा था। यह पहली बार नहीं था जब उसे किसी से मिलने के लिए रोका गया था। यश को पसंद नहीं था कि वह किसी से ज़्यादा मिले जुले। उसके पति के हिसाब से सभ्य और अच्छी महिलाएं बस परिवार और करीबी दोस्तों के साथ ही उठती बैठती हैं। यहाँ करीबी का अर्थ सिर्फ यश का परिवार और उसके मित्र ही हैं। उसे बाहर जाने और अपने दोस्तों के साथ मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। सिया मुस्कुराते हुए मन में सोच रही थी, क्या यही वह परफेक्ट ज़िंदगी है जो बहुत से लोग जीना चाहते हैं? मैं इस बारे में सोचती ही क्यों हूँ? मेरे पास कोई दोस्त अब है ही कहाँ। उसके पास दोस्तों के साथ मिलने या फिर घूमने फिरने के लिए कभी वक्त नहीं रहा। उसे कभी कभार भी किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। केवल 2 ही ऐसे लोग थे जिनसे वह कभी भी मिल सकती थी। उसके पति को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वे उसकी बचपन की सहेलियां थीं, दूर के रिश्ते की बहनें थीं, और सबसे बड़ी बात वे महिलाएं थीं। हालांकि उनसे भी अब इस तरह का कोई करीबी रिश्ता नहीं बचा था कि वह मन की बात बांट सके। फिर भी भगवान की कृपा से कहने को कोई तो था। शादी के 13 साल बाद 2 प्यारे बच्चे और एक प्यार करने वाला पति। उसने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे। यश और सिया ने साथ साथ हर मुश्किल का सामना किया और यह मुकाम हासिल किया था। सब कुछ बिखरने से पहले वे दोनों हमेशा ही एक दूसरे के साथ थे, हर कदम। दोनों ने लव मैरिज की थी
यश को सिया से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। सिया के लिए भी यह पहला प्यार था। यश ने सिया को फील्ड पर एक धरने के दौरान देखा था। तब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहा था। निडर और सुलझी हुई पत्रकार सिया से यश ने मेलजोल बढ़ाया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। यश बेहद खुले विचारों का और इंटेलिजेंट इंसान था। दरअसल सिया को यश के व्यक्तित्व में सबसे आकर्षक यही लगता था। दोनों ने शादी के बाद अपने परिवारों से कोई मदद नहीं ली। उन दोनों ने साथ साथ संघर्ष किया और कम उम्र में ही कामयाबियां उनके कदम चूमने लगी। यश के अंदर पैसे कमाने की भूख बढ़ती जा रही थी। सिया उसे जमीन पर रखने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन अब तक यश के अरमानों को पंख लग चुके थे। सिया कितना भी विरोध करे, पर आखिर में यश के प्यार और उसकी मांग के आगे घुटने टेक देती थी, फिर चाहे बात सही हो या गलत। सिया का यश को कड़ाई से मना कर पाना कभी संभव नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को प्यार में बिगाड़ते जा रहे थे। उनका जीवन एक कभी न खत्म होने वाली पार्टी बनता जा रहा था। अलमारी में सर्वश्रेष्ठ ब्रांड के कपड़ों से लेकर बार में सर्वश्रेष्ठ शराब तक कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनके पास न हो। पहले किराए के घर से खुद के फ्लैट में पहुंचना और फिर वहां से पेंट हाउस और फिर अमृता शेरगिल मार्ग पर एक शानदार बंगले तक उनका सफ़र काफ़ी रोमांचक था। उनकी सफलता हर किसी की ईर्ष्या का कारण थी। उनकी शादी के 1 साल के भीतर ही दोनों एक सुंदर बच्चे के माता पिता बन गए। प्यार से उस बच्ची का नाम उन्होंने अनन्या रखा। सिया बच्चे के साथ आई जिम्मेदारियों और काम के बीच बेहद व्यस्त हो गई। उसके पास अब यश के लिए भी वक्त नहीं था। सिया अपनी बेटी को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव थी, जिससे यश परेशान हो जाता था। सिया की व्यस्तता के चलते यश ने भी घर के बाहर दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी अपने जैसे दूसरे युवा जोड़ों से दोस्ती हुई, जिनके पास उन्हीं की तरह छोटे छोटे बच्चे थे। एक ऐसा ही परिवार उनकी ही सोसाइटी में था। यश का एक दोस्त और उसकी पत्नी भी इस ग्रुप में शामिल थे। इसके अलावा एक कपल निष्ठा और उसका पति, धीरे धीरे उन्होंने आपस में मिलना जुलना शुरू कर दिया। सभी को मज़ा आ रहा था। सबको अपना अपना साथ मिल गया था। पुरुषों को अपनी कंपनी, महिलाओं और बच्चों को अपनी अपनी। सब अच्छा चल रहा था कि धीरे धीरे इस मिलने जुलने के मायने बदल गए। अब यह सब केवल शराब पीने का जरिया बन गया। बढ़ती बातचीत के बीच बहुत सी और चीज़ें भी बढ़ रही थीं, जैसे आपस की तुलना, प्रतिस्पर्धा और कुंठाएं। सिया के एक मित्र प्रभात ने उसे एक युवा पत्रकार निष्ठा से मिलवाया था। निष्ठा को पहला बच्चा होने वाला था। वह एक टीवी जर्नलिस्ट थी और एक्टिव मीडिया के बाहर नौकरी की तलाश कर रही थी। प्रभात ने सिया से अनुरोध किया कि वह निष्ठा के अनुभव और तबीयत के मुताबिक एक स्थायी नौकरी पाने में उसकी मदद कर दे। सिया को पहली बार में ही निष्ठा भा गई थी। वह पूरी तरह से उसकी मदद में जुट गई। जल्द ही सिया ने एक प्रतिष्ठित मीडिया स्कूल में निष्ठा के लिए जगह बना दी और उसे सेटल कर दिया। निष्ठा बेहद प्रतिभाशाली थी। उसने सिया को अपना आदर्श मान लिया था। निष्ठा का पति विशेष भी एक पत्रकार था। हालांकि सिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, फिर भी सिया उससे ठीक से पेश आती थी। यश पहली बार टीवी से जुड़े लोगों से करीब से मिल रहा था। वह टीवी पत्रकारों के ग्लैमर से प्रभावित था। विशेष की सोच धीरे धीरे यश पर हावी होती जा रही थी। वह उसे अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। शिया ने भी शादी के पहले कुछ साल टीवी न्यूज़ चैनल के साथ काम किया था, लेकिन वह कभी उस सर्किल में उठती बैठती नहीं थी। इसलिए यश को पहले कभी भी उस ग्लैमर को करीब से देखने का मौका नहीं मिला था। चमकीली आंखों वाली निष्ठा बेहद गोरी और खूबसूरत थी। उसकी हंसकी आवाज़ उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाती थी। निष्ठा एक अच्छी पत्नी और बहू थी। वह कॉलेज में भी बहुत लोकप्रिय रही थी। उसने अपने बचपन के प्यार विशेष से शादी की थी, जो उसका क्लासमेट भी था। उसकी प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व जल्द ही उसे अपने बॉस का फेवरेट बना देता था। निष्ठा का करिश्माई व्यक्तित्व पुरुषों का काफ़ी ध्यान आकर्षित करता था। बस यही बात उसके वैवाहिक जीवन में समस्या बनती जा रही थी। विशेष निष्ठा पर शक करता था। उसे सिया और यश की परफेक्ट कपल इमेज से भी चिढ़ थी। निष्ठा को लगा कि यश और सिया की जिंदगी से सबक लेकर विशेष बदल जाएगा। यश और सिया की छवि एक आधुनिक सामंजस्य वाले दंपति की थी और एक दूसरे को सम्मान देने के साथ ही एक दूसरे के निजी जीवन को स्पेस देने के लिए जाने जाते थे। निष्ठा ने विशेष के सामने हमेशा यश को एक आदर्श पति के उदाहरण के रूप में पेश किया था। विशेष अक्सर निष्ठा पर यश को पसंद करने पर बदचलनी के इल्जाम लगाता था। हालांकि निष्ठा ने
उसे बहुत स्पष्ट किया कि वह सिर्फ सिया जैसी आज़ादी चाहती है। वह अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों से संबंधित सभी ज़रूरी फैसलों पर सिया से सलाह लेती थी। उसने सिया को यह भी बताया था कि विशेष किस तरह उसे हर बात पर कटघरे में खड़ा करता है। विशेष का शक इतना गहरा था कि उसे भरोसा नहीं था कि निष्ठा उसके ही बच्चे की माँ बनने वाली थी या फिर किसी और के। उसे यह भी लगने लगा था कि उसकी सीधी साधी बीवी को सिया ने बिगाड़ दिया था। उसने पहले कभी निष्ठा में इतना आत्मविश्वास नहीं देखा था। अब निष्ठा उसे खुद पर हावी नहीं होने देती थी। निष्ठा में आए बदलाव के लिए और अपनी बिखरती शादी के लिए वह सिया को ही दोषी मानता था। उसने सिया की जिंदगी और शादी बर्बाद करने की कई बार कस्में खाई थीं, पर निष्ठा ने उसकी शराब में डूबी धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया और कभी भी यह सब सिया को नहीं बताया। विशेष सामने तो बहुत व्यवहार कुशल था, लेकिन किसी धीमे जहर की तरह वह यश को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लेता जा रहा था। आखिर उसे सिया को तबाह जो करना था, उसने यश को सिया के बारे में मनगढ़ंत किस्से सुनाने शुरू किए। सिया की उपलब्धियों और उसकी असाधारण योग्यता से होते हुए उसकी कहानियां अब सिया के चरित्र पर सवाल उठाने लगी थीं। इतने कम समय में सिया की अचीवमेंट्स के पीछे क्या क्या हो सकता था? कैसे मामूली नैन नक्श वाली सिया इतने बड़े ओहदों पर बैठे लोगों की करीबी थी? मालिकों के इतने नज़दीक कैसे थी? उसको मिलने वाले हर मौके के पीछे क्या वजह रही होगी? मीडिया का माहौल और हकीकत यश के लिए अब राज नहीं था। यश का शक बढ़ता गया और विशेष का जहर काम करने लगा था। ऐसे वक्त में जब सिया व निष्ठा अपने पति और बच्चों के साथ सुनहरे भविष्य के सपने सजा रही थी, यश की सोच सिया के लिए लगातार नकारात्मक होती जा रही थी। उसे सिया के प्रभावशाली व्यक्तित्व से समस्या होने लगी थी। उसने सिया को निष्ठा से दूर रहने की हिदायत दी, क्योंकि यश के मुताबिक निष्ठा अपने पति को धोखा दे रही थी और इस तरह के लोगों को बढ़ावा देना सिया को बंद करना चाहिए। सिया को निष्ठा की सच्चाई जानकर झटका लगा। वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसे निष्ठा से ज़्यादा अपने पति पर भरोसा था और इसलिए उसने खुद को उससे दूर कर लिया। विशेष का भरा हुआ जहर अब यश पर अच्छी तरह से काम कर रहा था। निष्ठा अकेली हो गई थी, लेकिन अब उसे किसी सहारे की ज़रूरत भी कहाँ थी। वह अब तक स्पष्ट सोच वाली सशक्त महिला बन चुकी थी, जो अपने अधिकारों को लेकर मुखर थी और जीवन में पति की बेवजह दखल अंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं थी। निष्ठा ने विशेष के आरोपों और दमन पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। वह जब भी उसे दबाने की कोशिश में झूठे इल्ज़ाम लगाता, निष्ठा उसे उसकी हैसियत बता देती थी। अपने बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर ही निष्ठा ने विशेष के साथ अपनी शादी तोड़ दी। वह उसके इल्ज़ामों से तंग आ चुकी थी। निष्ठा बच्चे को लेकर विदेश में नौकरी करने चली गई और विशेष हाथ मलता रह गया। अपनी टूटी हुई शादी का दोष भी विशेष ने सिया पर ही मढ़ा। अगर निष्ठा को सिया का साथ न मिला होता तो शायद वह सब सहती रहती और उसे छोड़ के कभी नहीं जाती। उसे अब बस सिया से बदला लेना था। अपने बेतुके और कुंठित कर्मों का दोष वह सिया पर मढ़ता रहा। जब तक सिया उसकी नीयत को समझ पाई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशेष का बोया हुआ शक यश के जहन में फैलने लगा था। अब यश को सिया की हर बात से दिक्कत थी। वह क्या पहनती है, क्यों पहनती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। उसे सिया की हर बात से गुरेज था। सिया के साथ काम करने वालों पर भी वह शक करने लगा था। उसका कहना था कि सिया पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने में लगी रहती है। यश उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उधर सिया कई सालों तक हर प्रकार से यश को समझाने की कोशिश कर चुकी थी। पहले तो सिया ने अपना मायका, दोस्त, नौकरी सब कुछ छोड़ दिया, जैसा कि यश चाहता था। खुद को दरवाज़ों के पीछे कैद करके भी वह यश का भरोसा जीतने की कोशिश करती रही, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी और यश की फैमिली से भी बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश की। उसे सलाह दी गई कि वह एक और बच्चा पैदा करे, जिससे कि यश के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो सकें। इस सलाह पर अमल करते हुए उसने आदित्य को जन्म दिया। कुछ समय के लिए लगा भी कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। वह घर में अपने बच्चों के साथ खुश थी, मगर बाद में अपने ही सर्किल के दबाव में यश ने सिया को फिर से काम करने के लिए कहा। सिया को लगा कि चीज़ें हमेशा के लिए ठीक हो रही हैं, मगर यह सिर्फ एक कोरी कल्पना भर थी। लोगों के सामने यश आज भी एक उदार और आधुनिक सोच वाला पति था, लेकिन हकीकत यह थी कि वह सिया के चरित्र को लेकर हमेशा संदेह करता था। वह सिया को अपमानित करता था
और उसके आत्मविश्वास को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वह एक रूढ़िवादी और सिया को हमेशा काबू में रखने वाला सनकी इंसान बनता जा रहा था, जो सिया को अपने परिवार तक से नहीं मिलने देता था। सिया ने जर्नलिज्म बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अब वह लेखन और कंटेंट के काम से जुड़ गई थी, ताकि उसे देर तक घर से बाहर न रहना पड़े और यश को कोई दिक्कत न हो। सिया की शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि उसे नज़रअंदाज कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। उसकी व्यवहारिकता और कुशलता युवा उद्यमियों के लिए एक उदाहरण थी। अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर उसने नई बुलंदियों को छुआ था। अमेरिका की नामी कंपनी के साथ एक फ्रीलांस कंटेंट डेवलपर के तौर पर काम करने वाली सिया ने एशिया में उनके बिजनेस को खड़ा कर दिया था। यह उसके करियर में एक और मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन यश ने उसकी हर सफलता की तरह इसे भी नेगेटिव ही लिया। उसका मानना था, पुरुषों के साम्राज्य में अगर एक औरत को पहचान और सफलता मिल रही है तो ज़रूर उसने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि विशेष भी कहता था। यश अक्सर यह सवाल उठाता है कि वह महिलाओं की बजाय पुरुषों के साथ ज़्यादा काम क्यों करती है। यश के हिसाब से पुरुषों का ध्यान भटकाने में सिया को आनंद मिलता है, ताकि वह उन्हें रिझा सके। सिया सालों से यह सब बकवास सुनती आ रही थी। इन बीते हुए सालों में सिया ने अपनी शादी बचाने के लिए क्या नहीं किया था। हर इल्ज़ाम, हर जुल्म को बर्दाश्त किया। यश के ईगो की वजह से उसने अपना घर, परिवार, दोस्त सब छोड़ दिया। कितनी ही नौकरियां बदली, सब पति की सनक और पसंद के लिहाज से। वह शादी के इतने सालों के बाद भी यश के अहम को संतुष्ट करने की कोशिश करती रही थी, और इस सब उठापटक के बीच अकेली और बेजान रह गई थी। अब उसके जीवन में एक ऐसा बिंदु आ चुका था जहां वह अपने चरित्र पर कोई और सवाल बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सब कुछ भूलकर अपने 2 बच्चों की खातिर आपस के प्यार और विश्वास को बहाल करने की भरपूर कोशिश वह कर चुकी थी। वह बढ़ती उम्र के साथ आक्रामक हो रही थी। अब और इल्ज़ाम सुनना उसे गवारा नहीं था। वह अक्सर ही भड़क जाती। इस उम्र में तो मुझे बख्श दो यार, तुम हर वक्त एक ही राग कैसे आलाप लेते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे मन में कुछ कुंठाएं हैं। कुंठाएं? मुझ में या तुम में? बेशक तुम में, यशवर्धन राठौर। वाकई सिया, किसे लाइमलाइट में रहना पसंद है, किसको आकर्षण पसंद है? कौन इसे पसंद नहीं करता है। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, और मुझे इस बात का एहसास है। मैं एक नौकरी पेशा औरत हूँ। हर आदमी जिसके साथ मैं बातचीत करती हूँ वह मेरा प्रेमी नहीं होता। मैं हर उस व्यक्ति के साथ सोती नहीं हूँ जिससे मैं बात करती हूँ या फिर जिससे कारोबार के सिलसिले में मिलती हूँ। मतलब अब तुम यह भी करना चाहती हो? अब तुम सोना भी चाहती हो? यही लिमिट है तुम्हारी? क्यों? यश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। अब तुम इस बात को फिर से गलत दिशा में ले जा रहे हो। सिया, सलीके से रहो या फिर छोड़ दो मुझे। यश के चिल्लाने के बाद वहाँ सन्नाटा पसर गया। आमतौर पर ऐसे में सिया हार मान लेती थी या चुप हो जाती थी। आखिरकार वह करीब 13 साल से यही सब सहती आ रही थी ताकि शादी को बनाए रख सके, मगर अब और नहीं। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, ठीक है, ठीक है, चलो अलग हो जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? मजाक समझा है क्या? यश चौंक गया। नहीं, मैं सीरियस हूँ। इतने सालों में बहुत बकवास झेल चुकी हूँ मैं। आज मेरे पास अपना कहने को कोई रिश्ता नहीं बचा। मैंने सब कुछ छोड़ा, हर रिश्ता सिर्फ तुम्हारे लिए। 10 साल से मैं अपने मायके भी नहीं गई हूँ। आज मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है। फिर भी तुम मुझे ही दोष देते हो। तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठाते हो। तो इस तरह के रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है जिसमें ना प्यार बचा हो और ना ही भरोसा। अब तुम इस घर से बाहर जा रहे हो या मुझे जाना चाहिए? बच्चों को तुम अपने पास रखोगे या मैं? सिया ने पूछा। इस प्रतिक्रिया से यश सन रह गया था। इस बार वह शांत रहा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। पहली बार सिया रोई नहीं थी, बस जैसे सुन्न हो गई थी। वह अभी भी इसी बीते हुए समय में खोई हुई थी जब उसका फ़ोन दोबारा बजा। उसने फ़ोन को साइलेंट पर रख दिया और दीवार के सहारे खड़ी हो गई। फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। उसने फ़ोन को हाथ में उठाया। यह एक विदेशी नंबर था, ज़रूर भास्कर के ऑफिस से होगा। उसने फ़ोन उठाया। हेलो जी, आप कौन? अरे, आपने फ़ोन किया है तो आपको बताना चाहिए कि आप किससे बात करना चाहते हैं। सिया के बीते हुए वक्त की सिलवटें उसकी झल्लाहट में साफ सुनाई दे रही थीं। अरे माफ़ कीजिएगा, मेरा नाम अभिज्ञान सूर्यवंशी है।
क्या मैं मिस सिया रायज़ादा से बात कर रहा हूँ? बहुत ही अदब से जवाब आया। जी हाँ, बताइए। जी, साइमा ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा था। मैं सेल्फ डेवलपमेंट और कॉरपोरेट ट्रेनर हूँ और उसने मुझसे कहा है कि आप मेरी जैसी ही एक प्रोफ़ाइल की तलाश कर रही हैं। ओह हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं आप जैसे ही किसी की तलाश कर रही हूँ। साइमा ने मुझे बताया था कि आप कॉल करेंगे। ओके, तो फिर कल मिलते हैं और अगर आप अपनी प्रोफ़ाइल की एक कॉपी मुझे मेल कर दें तो अच्छा होगा। ओके, आप मुझे अपना ईमेल आईडी टेस्ट कर सकती हैं? ठीक है, मैं कर दूँगी। बाय। अतीत की यादों में गोते लगाती सिया को एहसास हुआ कि बहुत देर हो गई है। सिया एक नए ट्रेनिंग वर्टिकल प्रशिक्षण इकाई के साथ अपनी कंपनी का विस्तार करना चाह रही थी। बेंचमार्क कंसल्टेंट्स एशिया में कंटेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नंबर 2 की कंपनी थी। क्वालिटी ट्रेनिंग कार्यक्रम की ज़रूरत को देखते हुए सिया ने कई प्रस्तावों पर चर्चा की थी। वह इसे केवल फ़ायदे के लिए लॉन्च नहीं करना चाहती थी। उसके दिमाग में कई और भी चीज़ें थीं, जिसमें कुछ सरकारी प्रोजेक्ट और समाज कल्याण के लिए कुछ काम भी शामिल थे। सिया बेंचमार्क की छवि को क्वालिटी के साथ एक गुडविल ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहती थी। उसने अमेरिका में कंपनी के मालिकों के सामने इस प्रस्ताव को रखा था और वे उसके इस दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। उन्होंने इसके लिए एक व्यक्ति के नाम का सुझाव दिया था। इसी व्यक्ति को सिया की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया से आना था ताकि इस विभाग की स्थापना में मदद कर सके। भास्कर ने इस फैसले को सिया पर छोड़ दिया, लेकिन उस व्यक्ति से एक बार मिल लेने पर जोर दिया। अभिज्ञान सूर्यवंशी वही व्यक्ति था जिसकी भास्कर और साइमा ने इस काम के लिए सिया से सिफारिश की थी। पहली बातचीत में सिया ने उसे बुद्धिमान, सकारात्मक और रचनात्मक पाया। हालांकि वह बहुत ही बातूनी था, शायद अपनी प्रोफाइल के कारण। उसके ट्रेनिंग का दृष्टिकोण और ट्रेनिंग को लेकर सिया के विचार लगभग समान थे। उसके हिसाब से यह एक CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जबकि सिया इसे समाज सेवा कहती थी। दोनों का एजेंडा एक ही था, वे समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। अभिज्ञान बेंचमार्क में शामिल हो गया। उसने मौजूदा कर्मचारियों के साथ अपनी एक टीम बनाई और ज़रूरत के हिसाब से कुछ और लोगों का चयन भी किया। भास्कर की सिफारिश के चलते सिया ने उसे अपने तरीके से काम करने की आज़ादी दी थी। हालांकि वह एक रिपोर्टिंग बॉस की ही हैसियत से उस पर बारीकी से नज़र रखे हुए थी। सिर्फ एक ही महीने में इस विभाग ने एक व्यवस्थित आकार ले लिया था। सिया इस तेज तरक्की से काफ़ी खुश थी। सिया ने जब से यश से निडर होकर अलग होने की बात की थी, तब से वह बहुत सुकून में थी। हालांकि वह एक अलग तरीके की अंदरूनी लड़ाई से जूझ रही थी। वह अपने इस व्यवहार से हैरान थी। उसने इतने सालों में इस लहजे और साहस के साथ पहले कभी यश को जवाब नहीं दिया था। वह इससे राहत महसूस कर रही थी, फिर भी तय नहीं कर पा रही थी कि वह चाहती क्या है। वह यश को चाहती है या एक सुखी वैवाहिक जीवन चाहती है, एक खुशहाल परिवार चाहती है, या फिर कुछ भी नहीं चाहती। बस वह अपने बच्चों को लेकर आश्वस्त थी। चाहे जो भी हो, वह यश को अपने बच्चे नहीं ले जाने देगी। वह जिन भी विकल्पों के बारे में सोचती जा रही थी, उनका हासिल कुछ भी नहीं था, न शांति, न प्रेम, न ही खुशी। वह इस तरह के तमाम गुणाभाग और सोच विचार से बाहर आने के लिए बुरी तरह जूझ रही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आप ठीक हैं? उसने देखा कि अभिज्ञान उसके काफ़ी करीब खड़ा था। उसकी आंखों में एक कशिश थी। सिया असहज हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अंदर कैसे? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बोलते हुए उसका गला फंस गया। अभिज्ञान ने अपनी उंगली को सिया के होठों पर रखते हुए चुप होने का इशारा किया, फिर एक गिलास पानी उसकी ओर बढ़ा दिया। आप पहले पानी पी लीजिए प्लीज़। आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पीजिए, उसने हक से जोर देकर कहा। और सिया एक बच्चे की तरह उसकी बात मान गई। सिया एक सांस में पूरा पानी पी गई। अभिज्ञान उसकी तरफ एकटक देख रहा था, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने 2 बार दस्तक दी थी, आप खुद से बात कर रही थी, पूरी तरह से पसीने में लथपथ और खोई हुई थी। मुझे लगा आपको कुछ मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं अंदर आ गया। अब आप ठीक हैं? सिया ने अपना सर हिलाकर उसे आश्वस्त किया। हे भगवान, मैं खुद से बात कर रही थी, कहीं इसने कुछ सुना तो नहीं, हद करती हूँ मैं भी। अरे आप तो फिर से खो गईं, क्या बात है? वैसे आपको पता है ये काम करने का सही तरीका नहीं है।
बेहतर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको किसी किस्म के रिक्रिएशन को आजमाना चाहिए, अभिज्ञान ने उसे समझाया। सिया अब भी सोच में थी। आपने काम से आखिरी बार ब्रेक कब लिया था? उसने फिर से सवाल किया। वह मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? सिया ने जानबूझकर अभिज्ञान के सवाल को काट दिया ताकि वह आगे कुछ पूछ न सके। आपको कुछ हॉलीडे पैकेज बेचने आया हूँ, ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, वह तपाक से बोला और हंसने लगा। सिया भी उसकी हाजिर जवाबी पर अपनी हंसी रोक नहीं सकी। यह उन दोनों की पहली अनौपचारिक बातचीत थी। अभिज्ञान सूर्यवंशी लगभग 40 की उम्र का एक जिंदा दिल और करिश्माई आदमी था। उसकी गहरी आंखों में अलग ही कशिश थी। जब वह पहली बार यहाँ आया तो बहुत औपचारिक सा था और ऑफिस के माहौल में असहज महसूस कर रहा था, मगर कुछ दिनों में ही वह लोगों के साथ घुल मिल गया। उसके भीतर का जोश और गर्मजोशी लौट आई थी। अभिज्ञान की छवि एक रमते जोगी जैसी थी, जिसने किसी भी रिश्ते को गंभीरता से नहीं लिया हो। उसका एक ही सिद्धांत था, इस खूबसूरत जिंदगी को किसी एक पर क्यों बर्बाद करना, वह भी तब जब आपके पास विकल्प हो और जिंदगी को खुलकर जीने का अवसर हो। वह अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित था। वह एक जीनियस और परफेक्शनिस्ट था जो अपने नियम और शर्तों के मुताबिक काम करना पसंद करता था। शुरुआत में उसे सिया के अनुशासन भरे नेतृत्व में काम कर पाना मुश्किल लग रहा था। वह अक्सर उससे पूछता था कि क्या वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। जवाब में सिया की नज़रें पूछ उठती थीं, आपसे मतलब? वह क्यों उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है? वह शायद ही कभी अभिज्ञान से ऑफिस की मीटिंग के अलावा कुछ और बात करती थी। दूसरी ओर अभिज्ञान हमेशा सिया से बात करने के मौके ढूंढता रहता था। वह ऑफिस में चारों ओर घूमता रहता था, मस्खरी करता, गिटार बजाता और कैफेटेरिया में बैठकर गाने गाता। उसने पूरे ऑफिस को एक कॉलेज जैसा बना दिया था। ज़्यादातर लोगों को, जिसमें विशेषकर पुरुष शामिल थे, अभिज्ञान पसंद नहीं था। वे उसे घमंडी समझते थे, जो अपने आगे किसी की सुनता नहीं था। इसे यूं भी समझा जा सकता था कि ऑफिस की ज़्यादातर महिलाएं उसे पसंद करती थीं। अभिज्ञान अक्सर सिया के पास आ जाता था और उससे बातें करता था, ज़्यादातर काम को छोड़कर सब कुछ। यह एक तरफा बातचीत थी। वह अपनी सारी बातें कहा करता था। सिया उसे शांति से सुनती थी। वह फालतू बातें करना पसंद नहीं करती थी। इतने सालों में उसने न कभी किसी से ऐसी बात की थी और न ही किसी को अपने साथ कुछ बांटने का मौका दिया था। हालांकि अभिज्ञान ने धीरे धीरे उसके साथ सभी कुछ शेयर करना शुरू कर दिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अभिज्ञान ये सब बातें जानबूझकर करता है या यह उसकी मासूमियत है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसकी आवाज़ में जादू था। ओह, ये मैं क्या सोच रही हूँ? अपने विचारों पर लगाम लगाते हुए उसने सोचा कि उसे किसी के साथ दोस्ती करने की इजाज़त नहीं है, खासकर एक आदमी से। सिया ने तय किया कि वह इस बारे में भास्कर सेनगुप्ता से बात करेगी। भास्कर बेंचमार्क के मालिक हैं और अमेरिका में रहते हैं। सिया उनके साउथ और ईस्ट एशिया वेंचर को हेड करती है। वह कभी काम की बातें क्यों नहीं करता? सिर्फ आपकी वजह से मैं इस आदमी को बर्दाश्त कर रही हूँ। उसने यहाँ के माहौल को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। अब मैं दूसरों से यह तो नहीं कह सकती कि वे भी ये सब झेलते रहें, क्योंकि उसे नियम तोड़ना पसंद है। भास्कर, मैं अब उसे ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, सिया ने फ़ोन पर शिकायत करते हुए कहा। अभिज्ञान के सिलेक्शन से पहले ही भास्कर ने सिया को बता दिया था कि इस व्यक्ति को अपने तरीके से काम करने की छूट देनी होगी, क्योंकि वह काफ़ी क्रिएटिव और मौलिक सोच का धनी है। सिया को कम से कम 6 महीने के लिए उसे बर्दाश्त करना ही होगा। भास्कर ने सिया को यही बात याद दिलाई और उसे शांत कराते हुए कहा, वह बहुत ही क्रिएटिव आदमी है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक प्रोफेशनल इंसान हो, लेकिन मुझ पर यकीन रखो, वह भी अपने काम में माहिर है। बस उसका काम करने का तरीका भारतीय परिवेश से मैच नहीं करता है। बात समझने की कोशिश करो सिया, हमें इस वर्टिकल को जल्द से जल्द स्थापित करना है। उसे भी समझने की कोशिश करो और उसके काम को छोड़कर बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करो। वैसे वह अपने काम में कैसा है? काम में तो अच्छा है, उसने धीरे से जवाब दिया। देखो, इसलिए मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ कि फोकस करो उसके काम पर, प्लीज़। ओके। उसने फ़ोन को मेज पर रख दिया और रिसेप्शन पर जमी भीड़ में उसे ढूंढने लगी। वह कांच की दीवार के पीछे खड़ी थी। उसने अभिज्ञान को रिसेप्शन के टेबल पर बैठे हुए देखा।
उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला ताकि सुनाई दे कि आखिर हो क्या रहा है। वह गा रहा था, लव विल कीप अस अलाइव। उसकी आवाज़ में जादू था। सिया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह हर एक शब्द को गहराई से महसूस करने लगी, जैसे कि यह गाना उसी के लिए लिखा गया हो। इतने सालों बाद वह खुद को गुनगुनाते हुए सुन सकती थी। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, आपको अपने कैबिन से झांकने और खिड़की से सुनने की ज़रूरत क्यों है? ब्रेक फ्री स्वीट हार्ट। सिया को लगा जैसे वह रंगे हाथ पकड़ी गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया करे। अब ज़रूर उसको डांटना होगा। तभी उसके पास दूसरा मैसेज आया, जब आप ब्लश करती हैं तो बहुत क्यूट लगती हैं। क्या मैं वाकई शर्मा रही हूँ? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे इस आदमी और उसके शरारती मैसेज पर लगाम लगानी होगी। पर क्या करूँ? भास्कर के कहे अनुसार उसकी हर चीज़ को इग्नोर भी करना है और बस उसके काम पर ध्यान देना है। वह दोबारा खुद से बातें करने लगी थी। रिसेप्शन एरिया में जमा भीड़ को हटाने के लिए सिया ने कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग रखी। सभी के मोबाइल फ़ोन पर एक साथ मैसेज पहुंचा। अगले 2 मिनट में कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के लिए पहुंचे। जिन लोगों को मैसेज मिला वे फ़ौरन अपनी डेस्क की तरफ भागे और अपने साथियों को भी वहां से बुला लिया। वे यह भी सुनिश्चित कर रहे थे कि उनकी टीम के लोग भी रिसेप्शन से जा चुके हों। बस अभिज्ञान ही था जो अब भी रिसेप्शन पर ही फ्रंट ऑफिस स्टाफ के साथ अकेला खड़ा था। तभी उसको भी एक रिमाइंडर मैसेज मिलता है। नाम्या और मीरा अपनी अपनी सीट की तरफ दौड़ी। क्या पर्सनालिटी है? नाम्या थोड़ा चहक कर बोली, जब उसने लोगों को सिया के एक आदेश पर भागते हुए देखा। कौन? मीरा ने पूछा। और कौन? कैबिन से बाहर कदम भी नहीं रखा और न ही चीखा चिल्लाया और सब के सब अपने काम पर दोबारा वापस आ गए। नाम्या ने मीरा की ओर देखते हुए कहा। सिया बोर्ड रूम में मीटिंग कर रही थी। उसने सफ़ेद रंग की सूती साड़ी पहनी थी। माथे पर काले रंग की छोटी सी बिंदी थी और कानों में झूमते चांदी के डेंगलर थे। वह सौम्य होने के साथ साथ कड़क भी दिखती थी। प्रोजेक्ट स्टेटस, डेडलाइन के बारे में बात करते हुए वह पूरी टीम को क्वालिटी और डिलीवरी के बारे में निर्देशित कर रही थी। क्वालिटी पर ध्यान देना, अपनी पूरी टीम को प्रेरित करना, समस्या का हल निकालना, क्लाइंट की ज़रूरतों पर गौर करना और नए ट्रेनिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लॉन्च करने जैसी बातों पर वह निजी तौर पर नज़र रखती थी। प्रेजेंटेशन चल रहा था। उस कांच की दीवारों वाले कॉन्फ्रेंस हॉल में आवाज़ आर पार नहीं जा सकती थी, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है ये साफ दिखाई दे रहा था। कांच के पार से वह पूरी तरह से मीटिंग में व्यस्त दिखाई दे रही थी। मीरा ने नाम्या को मीटिंग में बैठे हर एक शख्स को नोटिस करने के लिए कहा जो सिया की तरफ देख रहे थे। उसने इसे चाहत से भरी निगाहों से देखना बताया। मैं यही तो कह रही हूँ, देखो कितनी आसानी से उन्होंने इतनी बड़ी टीम और काम संभाला है। वो एक इंस्पिरेशन है। और हाँ, इस उम्र में भी वे बेहद खूबसूरत लगती हैं। नाम्या ने जो महसूस किया वह बोल दिया। हाँ, इस उम्र में भी वह एक वैश्या की जैसी हैं। मीरा फुसफुसाई। तुम्हारी सोच कितनी छोटी है मीरा, तुम हमेशा उनके बारे में गलत बातें करती हो। तुम्हारी परेशानी क्या है? नाम्या ने गुस्से से पूछा। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम किसी लड़के को पसंद करोगी और वो लड़का सिया को। मीरा ने नाम्या को छेड़ते हुए कहा। तुम पागल हो? नाम्या ने बात को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मीरा चुप होने को तैयार नहीं थी। नहीं, मैं सही हूँ। 24 साल के एग्जीक्यूटिव से लेकर 55 साल के सीईओ और इन्वेस्टर तक हर कोई अगर उन्हें पसंद करता है तो इसलिए नहीं कि वे खूबसूरत हैं। पेशेवर और कामयाब होने के बावजूद कितनी शालीन और सॉफ्ट स्पोकन है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? नामिया ने समझाते हुए कहा। सही में क्या ये अच्छी बात है? ये लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते, वे सब उनकी तमन्ना रखते हैं। मीरा ने शब्दों के साथ खेलना शुरू कर दिया। ओह बस भी करो, शब्दों से बात को घुमाने की कोशिश मत करो। प्रशंसक होने के लिए किसी तरह की आयु सीमा या फिर जेंडर की बंदिश नहीं है। हाँ हाँ, परियों की कहानी चल रही है क्या? उनके कपड़ों को देखो। उसमें क्या, वो जो पहनती हैं वे उन्हें पसंद है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो कभी भड़काऊ और भद्दे कपड़े नहीं पहनती, जैसा कि तुम कह रही हो। समझी मिस मोरल पुलिस? क्यों किसी महिला को अच्छे से तैयार नहीं होना चाहिए इसलिए कि कुछ लोग उसे पसंद न करने लगें? इस तरह की औरतों के लिए पसंद या प्यार के कोई मायने नहीं होते। लोग उनकी कल्पना करके ही रोमांचित हो जाते हैं।
यह उन लोगों की अपनी मानसिकता है, उनकी सोच, उनकी समस्या है। तुम क्यों एक मोरल पुलिस की तरह बर्ताव कर रही हो? मैं नहीं, मुझे उनकी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लगता तो नहीं है। नामिया मुस्कुराई। मीरा के कुछ कहने से पहले ही ऑफिस बॉय दौड़ता हुआ आया। मीरा मैम, आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जा रहा है। वह कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ भागी। 10 दिन बाद पुणे में एक अर्जेंट मीटिंग होनी थी, पर कुछ भी तैयार नहीं था। सारा काम रुका हुआ था क्योंकि मीरा प्लानिंग टीम को पर्याप्त रिसर्च नहीं दे पाई थी। सिया मुस्कुरा रही थी। उसने टीम को शालीनता से समझाते हुए कहा, क्यों हर काम सिस्टम के हिसाब से नहीं हो सकता? एक एमएनसी बेहद महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के लिए किसी एक एम्प्लॉय पर निर्भर कैसे हो सकती है? फिर उसने पहले से सहमी हुई मीरा की तरफ देखा। यू लुक ब्यूटीफुल मीरा, प्लीज सिट। थैंक यू मैम। मीरा वाकई डरी हुई थी। वह जानती थी कि अगर सिया मुस्कुरा रही है तो यह ऑफिस के लिए बहुत बुरा दिन होने वाला है। सिया ने वापस अमन की तरफ देखा। अमन प्लानिंग टीम का हेड था। अमन, तुम नेपोटिज्म और ब्यूरोक्रेसी से भरे हुए सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं हो। तुम दुनिया की बेहतरीन कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ काम करते हो। यह आखिरी बार है जब मैं इस किस्म का बहाना सुन रही हूँ। इसके बाद एकदम नहीं। अगर आप दो विभागों के बीच कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हैं तो यह ऑफिस तुम्हारे लायक नहीं है। मेरे पास समस्याएं और बहाने लेकर मत आओ। मुझे सॉल्यूशन और बेहतरीन काम चाहिए, वो भी डेडलाइन से पहले। अगर एक व्यक्ति अपने काम को ठीक से नहीं करता है तो उसका असर पूरी कंपनी पर नहीं पड़ना चाहिए। हमें उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए जो समय सीमा को न समझता हो। आशा है कि मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। सिया ने मुस्कुराते हुए बड़े विनम्र शब्दों में कहा, अब आप जा सकते हैं। ऊँघना बंद करिए और फुर्ती से काम करना शुरू करिए। उसने मुस्कुराते हुए सभी घबराए हुए एग्जीक्यूटिव से कहा। हल्की सी हंसी के साथ वह मीटिंग खत्म हो गई। सभी अपने अपने वर्क स्टेशन की तरफ चल दिए। अभिज्ञान बाहर से देख रहा था। एक महिला जो मुस्कुराते हुए मीटिंग लेती है और लगभग एक हल्के मजाक के साथ उस मीटिंग को ख़त्म कर देती है। कितनी नरम दिल बॉस है ये, उसने कहा। इस पर मीरा ने उसे टोक दिया। जिस दिन वह ज़्यादा और लगातार मुस्कुराए तो समझ लो कि वह हर किसी की हंसी छीनने वाली है। उस दिन तुम हर किसी को काम में जुटा हुआ पाओगे। उसने चारों ओर देखा। हाँ, ये सही कह रही है, लेकिन सिया बिल्कुल भी खड़ूस नहीं लगती है। वह एक भली, विनम्र और जिम्मेदार महिला है, यानी उसके कई पहलू हैं। वाकई दिलचस्प है, उसने सोचा। वह अपनी मुस्कुराहट और तीखे कटाक्ष से किसी की भी जान ले सकती है। उसे किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है। उसकी यह मुस्कुराहट बेहद घातक है। मीरा ने अभिज्ञान की ओर देखते हुए कहा, जो अभी भी सिया की तरफ देखे जा रहा था। तुम बस उनसे जलती हो क्योंकि वह कभी आवाज़ ऊंची नहीं करती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लगभग सब कुछ पा लिया है। उनका जीवन काफ़ी सुखद है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। नामिया ने चतुराई से जवाब दिया। अरे, हम क्यों चुड़ैल के बारे में बात करें, जबकि हमारे पास स्वयं कामदेव मौजूद हैं। एक जूनियर कंटेंट राइटर गरिमा ने खिलखिलाकर अभिज्ञान की तरफ देखा। अभिज्ञान ने भी उसे देखकर एक शरारत भरी मुस्कान दी और फिर अपने कैबिन में चला गया। लड़कियां वीकेंड की प्लानिंग में व्यस्त हो गईं। हाँ, नामिया ठीक कहती है। अभिज्ञान लगातार अपनी सीट से सिया को देखे जा रहा था। वह उसे गौर से देख और समझ रहा था कि तभी उसने सिया को अपनी ओर आता हुआ देखा। वो मेरे पास क्यों आ रही है? अरे, वो तो अमन के कैबिन में चली गई। वह अपनी कुर्सी में छुप गया। हे भगवान, जब भी वो पास से गुजरती है तो हर बार मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। मैं ये क्या सोच रहा हूँ? क्या हो गया है मुझे? क्या मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ? ये सब हो क्या रहा है? मुझे थोड़ा नॉर्मल होने की ज़रूरत है। तभी किसी ने उसके कैबिन में दस्तक दी। अंदर आ जाइए। अभिज्ञान, आप मीटिंग के लिए तैयार हैं? यह सिया थी। कौन सी मीटिंग? उसने दिमाग पर जोर डालते हुए और खुद को व्यस्त दिखाते हुए पूछा। बूढ़े वाली मीटिंग अभिज्ञान। क्या आपने कल अपना मेल चेक नहीं किया? आप और तृष्णा डाटा मैट्रिक्स के कंटेंट और ट्रेनिंग आउटसोर्सिंग की खातिर हमारे प्रपोजल को प्रेजेंट करने साथ जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और हमें इसे हासिल करना है। तृष्णा अरोड़ा हमारी कंटेंट वर्टिकल की हेड है। मुझे विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट। इतना कहकर वह बाहर चली गई। ओफ, उसने लंबी सांस छोड़ी। मेरे अपने प्लान थे, मैं उन्हें मना क्यों नहीं कर सका? वो जब भी मेरे आसपास होती है मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाता हूँ। क्या मैं उनसे डरता हूँ या फिर उन्हें देखकर कहीं खो जाता हूँ? मुझे अपना ध्यान कहीं और लगाना होगा।
खैर छोड़ो भी ये सब। तृष्णा सफ़र में एक बेहतरीन साथी हो सकती है। वह मॉडर्न और एक्टिव महिला है। काम तो ठीक है, पर साथ साथ कुछ मज़े भी होने चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कांच की दीवार से तृष्णा की तरफ देखा और पाया कि वह खुद भी अभिज्ञान की तरफ देख रही थी। परफेक्ट। अब तो मेरे पास प्लान ही प्लान है, जैसे ड्राइव, डिनर और शायद वन नाइट स्टैंड भी। अभी आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना जी का लिखा उपन्यास बेहया का भाग 1। आगे के भाग सुनने के लिए बने रहिए कहानी गोल्ड के साथ। धन्यवाद।